जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट नंबर 025846 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको एनालॉजी सादृश्यता से दिया गया है, जहां पे बोला है कि कॉक का मतलब है डक, तो नी का मतलब किससे होगा। तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि आपको ये दिया है कि जैसे डक की आवाज क्या होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये आवाज किसकी है। तो हिन हिनाट जो होती है बेसिकली किसकी होती है? घोड़े की होती है। लोमड़ी की क्या होती है? स्ट्रीमिंग। ठीक है, और बिल्ली की क्या होती है? म्याऊ। और फ्रॉग की क्या होती है? क्रॉक। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, जानवर और उनके आवाज। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो 9 का रिलेशन 738 से दिया गया है। तो 738 की बात करूं तो 9 के क्यूब की अगर बात करें तो 9 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे 729, और इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 738। तो बेसिकली पहले तो लेना है क्यूब और उसी में जो संख्या दी गई है उसको जोड़ दो। तो लॉजिक क्या है? एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब प्लस एन। तो एन क्यूब प्लस एन करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और 343 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 350। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो ओड वन आउट बताना है। अब देखो, इसमें ओड वन आउट अगर देखा जाए तो इसमें दो आंसर बनते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका कुछ और होना चाहिए, जबकि आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और है। दोनों लॉजिक मैं बता देता हूं। अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो आपको ये संख्या क्या दिखेगी? ओड यानी विषम। ये संख्या भी क्या दिखेगी? ओड यानी विषम। और ये संख्या भी क्या दिखेगी आपको? ओड यानी विषम। लेकिन ये संख्या क्या है आपकी? इवन। इवन यानी सम। सम विषम के बारे में बता देता हूं। जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या यानी इवन होती है, बाकी क्या हो जाएगी आपकी? ओड हो जाएगी। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इनमें तीन में सिमिलरिटी बन गई आपकी ओड की, और ये आपका अलग हो गया इवन यानी सम से, और आंसर हो गया बी। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी होना चाहिए। अगर आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें दूसरा लॉजिक लिया गया है, वो भी देखिए। दूसरा लॉजिक ये दिया गया है कि अगर आप इसका डिजिट सम करोगे तो 7 + 8 + 5 + 9 करेंगे तो 15 + 5 20, और ये आ गया 29। और इनका डिजिट सम करेंगे तो 8 + 4 + 3 + 2, तो ये आ गया 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है, इसका डिजिट सम करेंगे तो 9 + 5 + 4 + 5। ठीक है, तो 5 और 5 10, और 10 19, 19 और 4 33, आई थिंक 14 4, 14 4 18 और 5 23, सॉरी। ठीक है, और अगर इसका डिजिट सम करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 7 14, और 14 और 10 24। तो अगर आप देखोगे कि ये तीन संख्याएं कौन कौन सी? 23, 29 और 17, ये सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर। ये सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाए। तो ये तीन संख्याएं हो गई आपकी प्राइम नंबर, और ये हो गई आपकी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए। ठीक है, और आपका आंसर हो गया डी। अब मेरी बात यह है कि अगर आप प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, यानी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो प्राइम नंबर पहले ही आता है। बिल्कुल आपका ये बात सही है कि प्राइम नंबर पहले प्रायोरिटी में आता है। तो फिर आप आंसर बी क्यों बता रहे हो? उसका रीजन मैं बताता हूं कि यहाँ पे दो बार ऑपरेशन किया, कि पहले डिजिट सम किया उसके बाद प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट पे पहुंचे, जबकि इससे पहले वाला जो आंसर बी में बता रहा हूं वो सिंगल ऑपरेशन से आंसर आया है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सिंगल ऑपरेशन को दी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आंसर के अकॉर्डिंग आंसर डी होगा। और वैसे देखा जाए तो ये भी लॉजिक गलत नहीं है, मैं इसको गलत लॉजिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जहां सिंगल ऑपरेशन से आंसर आए पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ओड वन आउट बताना है। और ओड वन आउट बताने के लिए आपको सिंपल सी चीज समझ में आ रही होगी कि ए का उल्टा क्या होता है? जेड, और बी का उल्टा वाई। ठीक है, सिमिलरली
ई का उल्टा क्या होता है v और f का उल्टा u, c का उल्टा x और d का उल्टा w। जबकि यहाँ पे देखो g का उल्टा t आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था t, तो ये आपका अलग हो गया। बाकी तीन ऑप्शन में पहली संख्या का अपोजिट चौथी संख्या दी रखी है और दूसरी तीसरी एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का मतलब जैसे a का उल्टा z। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये मिसिंग नंबर का एक अच्छा प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में। अगर बात करें कि इसमें क्या लॉजिक लगा है, तो अगर मैं पहले इन दो संख्याओं का ऐड करूं तो कितना आएगा 54, और फिर लास्ट दो संख्याओं का ऐड करूंगा तो भी कितना आएगा 54। सिमिलरली अगर यहां पर अपन देखेंगे तो 108 प्लस 67 कितना हो गया 175, ठीक है। और इन दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका सम कितना हो गया 175, यानी ऊपर की दो संख्याओं का सम और नीचे की दो संख्याओं का सम क्या है इक्वल। तो सीधी सिंपल सी बात है कि इन दो संख्याओं का जो सम है वही इन दो संख्याओं का होगा। अब इन दो संख्याओं का सम अगर देखें तो 254 प्लस 178, तो 8 और 4 12 का 2, 1 6 और 7 13 का 3, 1 3 और 1 4, 432 होता है। तो 432 ही इनका सम होना चाहिए, यानी 432 माइनस 305 कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 12 माइनस 5 7 और 3 माइनस 1 2, ठीक है। और फिर 4 माइनस 3 1, 127 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर की दो संख्याओं का सम और नीचे की दो संख्याओं का सम इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपको बोला गया है कि आपको ये तीन आपको सर्किल दिखाए गए हैं और वहां पर ये बोला गया है ए रिप्रेजेंट पर्सन हु टॉक तमिल, यानी ए जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो तमिल भाषा बोलता है, ठीक है। ये तमिल वाले लोग हैं, तो तमिल वाले लोग ये सारे ई एफ और एच, ठीक है। बी किसको प्रेजेंट करता है, बी प्रेजेंट करता है जो पर्सन तेलुगु बोलता है, ठीक है। और सी किसको प्रेजेंट करता है, जो पर्सन क्या बोलता है कनाडा, ठीक है। और डी किसको प्रेजेंट करता है, डी प्रेजेंट करता है जो पर्सन क्या बोलता है हिंदी। अब आपको प्रश्न क्या दिया है, आपको प्रश्न दिया है नंबर ऑफ पर्सन हु टॉक एनी 3 लैंग्वेज, यानी ऐसे लोग जो कम से कम 3 लैंग्वेज बोलते हैं, कोई 3 भाषा बोलने वाले लोग। तो अगर बात करें एफ किसकी, एफ की, तो एफ देखो किस किस के अंदर आ रहा है, एफ बी में भी आ रहा है, एफ ए में भी आ रहा है और एफ डी में भी आ रहा है, तो 3 भाषा बोलने वाला एफ हो गया। इसी तरीके से एच की भी बात करें तो एच तेलुगु बोलने वाला भी हो गया, कनाडा बोलने वाला भी हो गया और हिंदी बोलने वाला भी हो गया। तो ये एफ और एच जो है वो आपकी 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे तो आपको ये कंप्लीशन ऑफ फिगर यानी डायग्राम को पूरा करना है। अगर डायग्राम को पूरा करना है तो आप ये कहोगे कि एक ये लाइन आएगी, ठीक है, और एक लाइन आएगी ये, और इसके अलावा एक लाइन ये आएगी। तो अगर देखा जाए तो देखो ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे दिख रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन है तो ये भी नहीं होगा, और देखो इसको तो कॉर्नर से ऐड ही नहीं किया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन बच गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 एक आसान सा प्रश्न है जहां पे बोला गया है कि प्लस का अर्थ है घटाना यानी माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। फिर बोलता है माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह क्या कर दिया गुणा। फिर क्या बोला, डिवाइड का अर्थ है योग तो आपने क्या कर दिया योग। और फिर कह रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड तो आपने कर दिया डिवाइड। अब 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 और माइनस का 3, तो 2 और 3 इंटू 2 6 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है, और ये 2 आ गया। तो देखा जाए तो देखो 2 प्लस का और 6 प्लस का 8 हो गया और माइनस 3 यानी 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है और हमेशा कहा है कि आपको अनफोल्ड करते हुए मिरर लगाना है। तो सबसे पहले जैसे इसको अनफोल्ड करेंगे अपन, ये सबसे लास्ट फोल्डिंग हुई है, जब इसको आप अनफोल्ड करोगे और दर्पण लगाओगे तो आपको ये एक सर्किल यहाँ दिखाई देगा। सिमिलरली इसको अनफोल्ड करेंगे तो एक सर्किल यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अब अनफोल्डिंग कौन सी होगी, ये वाली, यानी इधर मिरर लगेगा। अब जब इधर मिरर लगेगा तो इस लाइन के पास 2 सर्किल दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अब देखो लाइन के पास 2 सर्किल वाली ये चीज ठीक है, ये चीज भी ठीक है, और एक आपको पता है कि ये सर्किल यहाँ दिखेगा और एक ये सर्किल यहाँ दिखेगा, समझ गए बात।
मतलब इसका सर्किल इधर दिखेगा और ये सर्किल यहाँ दिखेगा। अब ऐसे सर्किल केवल इसी ऑप्शन में यानी ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो ना डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, क्योंकि ये बाकी चीजें तो ऐसे इधर एक अनफोल्ड होगी तो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, और ये 2 आपके इस साइड ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, 2 इस साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, जहां पे आपको बोला गया है कि ए, बी और सी, डी 4 मित्र है। ए तथा सी की एवरेज एज जो है वो 35 है, बी तथा डी की एवरेज 40 है, तो बी, सी और डी की औसत आयु 40 है। जो बच्चा एवरेज के कंसेप्ट को समझता है वो ये देखते ही कह देगा कि अगर बी और डी की एवरेज 40 है और उसके बाद आप बोलो बी, सी और डी की भी एवरेज कितनी है, 40 है, यानी पहले बी और डी थे तब 40 थी और अब सी के बाद भी 40 ही रही है, तो सी ना तो 40 से ज्यादा आया ना कम आया। अगर सी 40 से ज्यादा आता तो बी और डी के साथ वो बढ़ जाता, और कम आता तो वो घट जाता। तो ये कंफर्म हो गया कि सी की एज कितनी आएगी, 40 आएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलो तो देखो सी की 40 यहाँ पे यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सी की 40 है। ठीक है, तो आगे आपको एक चीज और दी थी क्या, कि ए तथा सी की औसत आयु कितनी है, 35। ए और सी की औसत आयु कितनी है, 35। अगर ए और सी की 35 है और आप कह रहे हो कि सी की तो 40 है, इसका मतलब ए सी से कम है। कितना कम है, 10 कम होगा। क्यों, क्योंकि 5-5 की कमी हो रही है। ए जब सी के साथ ऐड हो रहा है तो औसत आयु कितनी होगी, 35 होगी, यानी 5 सी के कम कर दिए और 5 ए कम लेकर आया था, यानी 40 से 10 कम आ गया, तो 30 आनी चाहिए। ए की आयु 30 आनी चाहिए ए के ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, यानी आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब मैं आपको इक्वेशन बना के बता देता हूं कैसे इसको सोल्व करना है। इसने कहा कि ए, बी और सी, डी 4 लोग हैं और ए तथा सी की एवरेज आयु 35 है। पहली बात तो एवरेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा एवरेज इंटू राशियों की संख्या। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका योग। तो जहां पर ये बोलता है कि ए तथा सी की एवरेज जो है वो 35 है, तो सम कितना हो गया, तो आप कहोगे ए और सी का जो सम है वो हो गया 35 इंटू 2, यानी कितना हो गया 70। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, बी तथा डी की 40 है, तो बी प्लस डी कितना हो गया, तो आप कहोगे 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, बी, सी तथा डी की औसत 40 है, तो बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 40 अगर तीनों की है तो टोटल हो जाएगा 40 गुणा 3, 120। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को देखोगे, 2 को और 3 को देखोगे तो b प्लस सी प्लस डी तो 120 है और b प्लस डी कितना है 80, तो इसका मतलब c कितना हो गया। अगर मैं कहूं कि इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दो तो आपको c की आयु मिल जाएगी कितनी, 120 माइनस 80 यानी कितनी 40। c की आ गई, और जैसे ही c की आई है तब आप देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 4 को, यहाँ पे a प्लस सी 70 है और c कितना है 40, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, a की कितनी हो गई 70 माइनस 40 यानी कितनी हो गई 30। यहां तक बातें क्लियर है, a की आ गई और किसकी आ गई, c की आ गई। अब देखो एक चीज अपन ने छोड़ रखी है क्या, कि a तथा d की आयु का योग b तथा c की आयु का योग के बराबर है, यानी a प्लस डी किसके बराबर है, b प्लस c के बराबर। जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे आगे इक्वेशन मतलब आगे की चीजें नहीं निकलेगी। किसकी आयु नहीं निकलेगी, a की निकल गई है और c की निकल गई, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, लेकिन मुद्दा ये कि b की और d की कैसे निकलेगी। ठीक है, a प्लस डी बराबर दे रखा है b प्लस सी। ठीक, तो क्या मैं इस इक्वेशन में b प्लस सी की जगह a प्लस डी रख सकता हूं, क्योंकि b प्लस सी किसके बराबर है, a प्लस डी के। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा इस इक्वेशन में b प्लस सी की जगह a प्लस डी रखूंगा, तो a प्लस डी कितना हो गया 120, a प्लस डी कितना हो गया 120। a की आयु आपको पता है कितनी 30,
तो 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2d बराबर कितना हो गया 90, और तो d बराबर कितना आ गया 45, d बराबर कितना आ गया 45। तो देखो d की आयु कितनी आ गई 45, क्लियर होगी। अब d की आ गई, अब आपको चाहिए किसकी b की, तो b प्लस डी कितना है 80, b प्लस डी 80 है और d 45 है, तो b कितना आ जाएगा 80 माइनस 45 यानी कितना आ गया 35। तो देखो ये आ गई b की। इस तरीके से आपको चारों निकालने की जरूरत थी नहीं, आप बिना कुछ किए आप डायरेक्ट चीजें ऐसी दे रखी थी कि आप, जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट बताया था, ए और सी की बड़ी आसानी से निकल जाती, तो ए और सी की निकलने के बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि जो है वो राइट साइड से चौथे स्थान पर है। देखो किसी भी पंक्ति का, जैसे ये पंक्ति है तो ये होता है राइट और ये सॉरी ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। तो एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है, तो राइट से 4 की दूरी पर कौन है रवि, ठीक है। और फिर क्या बोला, और श्याम जो है बाईं साइड से दूसरा है, यानी श्याम जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है 2 की दूरी पर, ठीक है। अब ये जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने का मतलब श्याम यहां आ गया और रवि यहां आ गया, तो स्थान बदलने के बाद रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, तो रवि पहले दाईं ओर से था 4 और रवि दाईं ओर से कितना हो गया 9, तो सीधी सी बात है कि ये 4 की दूरी थी, ये कितने की थी 9 की, तो बीच वाली दूरी कितने की होगी 5 की, बीच वाली दूरी कितने की होगी 5 की। जो स्थान बोले वो दूरी कर दो आप, जो भी स्थान बोले वो किसके बराबर कर दो दूरी के। अब आपको क्या पूछा है कि श्याम लेफ्ट साइड से कितना है, तो आपको पता है कि श्याम यहां पर बैठा है, यानी ये दूरी निकालनी, ये दूरी 2 है, ये 5 है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 7, तो श्याम कितना हो गया लेफ्ट से 7th पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक आसान सा क्वेश्चन, आपको एक यहाँ पे मिरर लगाया है और मिरर लगा के आपको पूछा है कि कौन सा आंसर आएगा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मिरर जब भी ऊपर नीचे लगता है, राइट लेफ्ट ना लगकर ऊपर नीचे लगता है, तो केवल ऊपर नीचे की चीजें चेंज होगी, यानी टी जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, एल जाएगा ऊपर, एस आएगा ऊपर नीचे, यानी कहने का इमेज के साथ टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर इसमें, ठीक है, टी ऊपर इसमें, देखो इसमें तो राइट लेफ्ट ही चेंज कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, टी इसमें, क्लियर है बात। और एल भी देखो, एल जब ऊपर जा, इसका राइट लेफ्ट चेंज नहीं होगा, ये राइट में ना एल की ये लाइन, तो राइट में ही रहेगी लेकिन ऊपर नीचे हो जाएगी, तो देखो इसमें लेफ्ट में दिखा दी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें किधर है, इधर भी लेफ्ट इधर भी राइट में ही है, इसको भी राइट में दिखाए तो ये भी नहीं होगी, अब एक ही ऑप्शन बच गया डी, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दिया है कि एक महिला उत्तर में 12 किलोमीटर जाती है, तो आपको पता है कि उत्तर किधर लेते हैं अपन, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर 12 किलोमीटर गई, फिर वहां से दक्षिण में दिशा में 6 किलोमीटर। अब देखो उत्तर की ओर जाता हुआ आदमी वापस से दक्षिण में आएगा तो नीचे की ओर आएगा, और ये कह रहा है 6 चली गई, तो देखो बेसिकली ये दूरी टोटल 12 थी, 6 नीचे आ गई वापस, तो ये दूरी कितनी बच गई, ये दूरी भी 6 बच गई। फिर पूर्व दिशा में 8 गई, अब यहाँ पे पूर्व दिशा में कितनी आ गई 8, और 8 जाने के बाद आपको पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से 8 दौड़ती है, तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब देखो एक दिक्कत है, ये पॉइंट यहां से नहीं बनेगा, ये 8 यहां से आएगा क्योंकि ये 6 ही नीचे आई थी, तो प्रारंभिक बिंदु ये है उसका, तो ये दूरी आपको निकालनी है। तो एक त्रिभुज आपके पास है 90 डिग्री का, जिसमें ये दूरी 6, ये दूरी 8 है, तो ये कितनी होगी 10, क्योंकि आपको पता है कि 3, 4 और 5 मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण। अब 3 का अगर 6 डबल दे रखा है तो 4 का भी डबल होगा और 5 का भी डबल हो जाएगा, 6, 8, 10 ट्रिपलेट से आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। और जिसको नहीं पता है ट्रिपलेट्स के बारे में, तो वो ये देखो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और कर्ण क्या होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। जो कि 64 प्लस 36 कितना हो गया अंडर रूट 100, और अंडर 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो पहली बात तो दूरी तो 10 आएगी, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अभी दूरी 2, 10 में दे रखी है, अब इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। डायरेक्शन कहां से देखनी है, कौन से पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु से अगर डायरेक्शन देखनी है तो आप प्रारंभिक बिंदु पे चारों दिशाएं बना लो, आप किस दिशा में हो बताओ। ये अगर उत्तर है
और ये अगर पूरा है तो आप नॉर्थ ईस्ट में हो। किधर हो? नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो इसने कहा कि $A बी का अर्थ है ए पिता है, बी स्टार बी का मतलब है ए माता है बी की, और A@B का मतलब है ए पत्नी है बी की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो, पहली बात तो एम जो है वो दादी है। एम दादी होने का मतलब है कि एम पे जो जेंडर आएगा वो फीमेल का आना चाहिए। तो स्टार की वजह से कौन सा जेंडर आता है? माता, यानी माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे भी ये माइनस ही आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। यानी पहले तो जेंडर के हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सब में जेंडर एम का माइनस यानी महिला ही दे रखा है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं होगा। इस केस को खत्म करने के बाद आपको चार ऑप्शन में से कौन सा चेक करना चाहिए? पहले सी और डी, उसके बाद बी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर सी चेक करूंगा मैं, ठीक, तो एम स्टार टी $N@R। अब देखो, स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है माता यानी मदर। ठीक है, और डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब आई थिंक पिता है। ठीक है, ए पिता है, तो ये फादर। अब आपको ये तो पूछा है कि एम दादी होनी चाहिए एन की, तो इधर से अगर चलूंगा तो एन का पिता ये, और पिता की माँ कौन होती है? दादी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में ही बात बैठ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका एक आसान सा एक सीरीज है, और इस सीरीज को आप पहले टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीजें, तो तीन तीन का पेयर बनेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखो TUT 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 और TUT, तो आंसर आ गया TUUT, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, जिसको समझने के लिए आपको क्रमांक लिखने होंगे। अगर मैं कोऑपरेटिव का क्रमांक लिखूंगा तो सी का क्रमांक कितना होता है? 3। ओ का कितना होता है? 15। ओ का 15। उसके बाद PER यानी 16 5 18। उसके बाद ATI यानी 1 20 और 9। उसके बाद VE यानी 22 और 5। कोडिंग क्या की है? DO यानी 4, O यानी 15, N यानी 14, N 14, B 2, TF यानी 20 और F का कितना है? 6। और उसके बाद W का कितना हो गया? 23 और J का कितना हो गया? 10 और U का 21 और B का 2। अगर आप लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे तो आप ये देखो टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। तो 1 2 3 4 5, यानी यहां पर कुछ चेंज हो सकता है। तो देखो, और बाकी तो देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है -1 -1 -1 -1 -1। इधर बाकी में -1 है, इधर कितना है? -1 -1 क्रॉस में, और यहाँ पे +2 है। ठीक है, और बाकी इधर देखो +1 है, +1 +1 +1 +1 +1, यानी इधर +1 है। बीच वाला लेटर +2 होगा। अब देखो बस बीच वाले लेटर से ही आंसर करने की कोशिश करेंगे कि बीच वाला लेटर +2 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी बीच वाला लेटर क्या रहा है? टी में +2 करेंगे तो V आना चाहिए, यानी 3 2 5 छठा लेटर V आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है V। 1 2 3 4 5 6 R आ रहा है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 R आ रहा है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 V आ रहा है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन रह गए, वरना अपना आंसर खत्म हो जाता। अब आगे क्या होगा? अब आगे आपको पता है इधर तो इधर क्या चलेगा? -1 चलेगा तो D, फिर ये -1 इधर आएगा B, तो B ठीक है, D ठीक है। उसके बाद इधर एक -1 आएगा, L ठीक है, E -1 आएगा, ये भी ठीक है, और P -1 आएगा, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे को सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे अगर देखा जाए इसके आगे तो ये 5 लेटर +1 में चलेगी। देखो I का 9 होता है, B का 20, I का 9, O का 15 और N का 14। +1 करेंगे तो 10, +1 करेंगे 15, ठीक है,
प्लस 1 करेंगे 21 और प्लस 1 करेंगे 16 और प्लस 1 करेंगे 10। तो आंसर ये राइट साइड वाला क्या आएगा? ओ पी जे यू जे, जे यू जे, जे यू जे, जे यू जे, ओपी। वेरी गुड, ओपी जे यू जे और ओपी जे यू जे इधर भी ठीक है। लेकिन अब यहां पर गलती की है कि डी ओ एल एन बी, डी ओ एल, ये देखो यहाँ पे गलती कर दी इसने। ऑप्शन नंबर बी में जो गलती करी है वो बी वाली की है, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर देखोगे तो जैसे सी का क्रमांक 3, ओ का 15, एम का 13, पी का 16 और ई का 5। इधर -1 आएगा 4 डी, इधर -1 आएगा बी। तो देखो टी के जस्ट पास में बी आना चाहिए। ओहो, टी के जस्ट पास में बी आना चाहिए। अब वी के पास में बी इसमें ठीक है और बी के पास में यहाँ एन है, यही गलती की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 17 की ओर। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी अक्षरों को 9 पूर्णांक को 1 से लेके 9 नंबर दिए, ठीक है। क्या दिया है आपको? 9 चीजें दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। परंतु उसी क्रम में नहीं, पी के लिए 4 निर्धारित है। पी कितने पे आएगा? 4 पे। उसके बाद इसने बोला पी व टी के बीच 5 का अंतर है। पी के व टी के बीच 5 का अंतर तभी हो सकता है जब टी 9 पे आए, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। अब ये कह रहा है एन और टी के बीच 3 का अंतर है और पी और टी के बीच 5, एन और टी के बीच 3 का अंतर। तो एन और टी के बीच है तो 1 2 3 एन ही आएगा। एन के लिए कौन सा स्थान है? एन के लिए छठा स्थान है क्या? 1 से लेकर 9 तक प्रतिस्थापित किया, परंतु उसी क्रम में नहीं। पी के लिए चौथा ठीक है, पी व टी के बीच 5 का अंतर है तो पी और टी के बीच 5 का अंतर ठीक है। एन और टी के बीच 3 का अंतर है तो 9 - 3 6, ठीक है, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है, लेकिन ये स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका लॉजिकल रीजनिंग से लिया गया है। इसमें कहता है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में यानी ओडीआई में एक टीम द्वारा कुल 200 रन बनाए जाते हैं, उनमें से 160 रन स्पिनर्स द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो एक तो होता है फास्टर बॉलर और एक होता है स्पिनर। स्पिनर ने 200 में से कितने रन बना दिए? तो आपने कहा सर स्पिनर्स ने 160 रन बना दिए। तो क्या इस बात से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या कि टीम में स्पिनर्स कितने थे? क्या ऊपर की लाइन से कहीं भी देख के आप बता सकते हो क्या कि टीम में स्पिनर्स कितने थे? कितने लोगों ने मिलकर 160 रन बनाए? तो ऊपर वाली लाइन से आप ये चीज नहीं बता सकते। जब आप ऊपर वाली लाइन से ये चीज नहीं बता सकते, मतलब ऊपर वाली लाइन से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्या आप ये बता सकते हो कि प्राथमिक बल्लेबाज स्पिनर थे? यानी आप स्पिनर्स को पहले भेज रहे हो, बैट्समैन को या फास्टर को बाद में भेज रहे हो, या स्पिनर्स ही है, ये ऐसा कुछ जानकारी क्या इस तथ्य के आधार पर बताया जा सकता है क्या? कभी नहीं। बाद में आके भी बना सकते हैं, पहले आके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये भी नहीं निकाला सकते। दोनों ही कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एक दिन सुबह, सुबह का मतलब क्या लेना है? सूर्य किधर मैंने आपको हमेशा बताया कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। सुबह का मतलब लेना है राइट, शाम का अपन लेते हैं लेफ्ट। याद रखना, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सुबह का मतलब यानी मॉर्निंग का मतलब क्या लेना होता है? राइट। और इवनिंग का मतलब क्या लेना होता है? लेफ्ट। तो सुबह सूर्योदय के बाद राजन एक खंबे की परछाई का मुंह करके खड़ा हुआ था, खंबे की परछाई ठीक बाईं ओर, तो एक आ गया लेफ्ट। दो ही चीज देखनी होती है कि समय कौन सा है, सुबह का या शाम का। दूसरी चीज देखनी होती है शेडो किधर है, राइट है या लेफ्ट। अब अगर दो अलग अलग चीजें आ गई तो आंसर आ जाता है उत्तर। आंसर क्या आ जाता है? उत्तर, नॉर्थ। और दो चीजें सेम आ जाती है, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो आंसर आ जाता साउथ, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपको एक ही डाइस की 3 फॉर्म दी गई है। मैं कहता हूं कि कोई भी 2 डाइस उठाओ और आंसर कर दो। निम्न आकृति करें, 2 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। अगर मान लो कि मैंने ये 2 डाइस लिए तो इसमें कितनी संख्याएं कॉमन है, पहले ये देखो। तो आपने कहा सर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो मिला कोई बात नहीं, एक संख्या कॉमन होती है तो अपन क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। यानी 6 घड़ी की दिशा में, फिर 4 आएगा, फिर 1, इसी तरीके से 6 3 और फिर कितना आएगा? 5। अब यहाँ पे कह सकते हैं 1 के पीछे 5, 4 के पीछे 3 और इस 6 के पीछे 2 आ जाएगा।
6 के पीछे क्या जाएगा 2, क्योंकि 6 की 6 चीजें दिख रही है। इसके पीछे बेसिकली एक नया नंबर होता है। अब नया नंबर छठा नंबर होगा और छठा नंबर 2 दिख रहा है, ये 2 का पुछ है। ये तो 3 अलग अलग डाइस थोड़ी है, ये एक ही डाइस है जिसको 3 बार घुमा के रखा है, ठीक है। तो 2 के पीछे क्या जाएगा 6 आ जाएगा। 21 की बात करें तो आसान सा प्रश्न है कि कौन से सिंबल्स को रखने पर इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिवाइड वाली चीज। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रखूंगा तो ये ऑप्शन बैठेगी नहीं, क्योंकि पूर्णांकों में चीजें करनी थोड़ी आ भी जाती है। अगर फिर यहाँ पे गुणा होता तब तो 2/4 गुणा 24 में आ जाता, तो ये ऑप्शन अपन पहले चेक नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी बीच वाली है तो ये भी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे पहले। यहाँ पे ये बात बैठ रही है कि 24 में 2 का भाग चला जाए, तो पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये बराबर आ जाएगा और यहाँ गुणा आ जाएगा। तो 24 डिवाइड बाई 2 कितना गया 12, बराबर 4 गुणा 3 12, तो 12 बराबर 12 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है और हमेशा कहा है कि जब भी स्क्वायर में ट्रायंगल्स आपको काउंट करने हो तो कैसे करेंगे। आप करोगे कि इसमें 1 से लेकर नंबर दोगे, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका दुगना हो जाता है, ठीक है, उसका दुगना हो जाता है। और जब 2 ट्रायंगल जुड़ जाते हैं इस तरीके से तो आप कहोगे सर 8 तो ये हो गए, 8 इसके, और जितनी कॉमन भुजा होती है इसका डबल होता है। एक कॉमन भुजा से 2 नए ट्रायंगल बनते हैं ये वाले, ठीक है। तो आप देखो इसके 8 आ जाएंगे, इसके 8 16, इसके 8 24 और इसके 8 32। इस कॉमन भुजा से 2, तो 32 और 2 34, 34 और 2 36, और 36 और 2 38। 38 के बाद ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे 39, और एक ये ट्रायंगल 40। तो 40 ट्रायंगल एक ही ऑप्शन में है। और 7 स्क्वायर हो जाएंगे। 7 स्क्वायर कौन से, देखो 7 स्क्वायर भी बता देता हूं। 1 2 3 4, 4 स्क्वायर तो सबको दिख रहे होंगे। 5वां स्क्वायर ये देखो, 6ठा स्क्वायर ये रहा, और 7वां स्क्वायर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो एक सीरीज दी गई है, A क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 19 42 और 89। तो देखो 38 + 4, अगर डिफरेंस की बात करें तो कितने का डिफरेंस है 7 और 3 37 का, सॉरी 47, 7 और 4 47 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 20 और 22 23 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस जो है 19 - 8 यानी कितने का है 11 का। अब ये देखो यहाँ पर ये 11 गुणा 2 + 1 है, ये 23 गुणा 2 + 1 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे भी कुछ गुणा +1 आया होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता तो 5 गुणा 2 + 1 11 हो जाता। इसके अलावा 8 की जगह यहाँ पे कितना है 5 है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 5, क्योंकि इस 5 के बाद देखो यहाँ पे अगर 1 होगा तभी तो 1 गुणा 2 + 1 आएगा, समझ गए बात। 3 गुणा 1 + 1, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह डिफरेंस कितने का आएगा, अच्छा डिफरेंस 5 का आएगा। और 5 का डिफरेंस कब आता है, जब 2 लोगे यहाँ पे, तो आंसर 2 आएगा। देखो कैसे, अगर ये सीरीज होगी 1 2 8 19 42 और 89 की, तो ये डिफरेंस 47 का है। ये डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 20 और 22 23 का। और ये डिफरेंस कितने का है 11 का। और ये डिफरेंस कितने का है 6 का, ठीक है। और ये डिफरेंस कितने का है 1 का। तो ये डिफरेंस 6 का होना नहीं चाहिए, डिफरेंस 5 का ही होना चाहिए। अगर ये 5 होगा तो 8 - 5 3 होगा इसका आंसर, 3। अब देखो 1 गुणा 2 + 1, 5 गुणा 2 + 1, ठीक है, 11 गुणा 2 + 1, 23 गुणा 2 + 1, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का। तो 2 गुणा 2 + 1, 5 गुणा 2 + 1, 11 गुणा 2 + 1, 23 गुणा 2 + 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो एक आसान सा प्रश्न दी गई इस चीजों को आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए आपको पता है जैसे REP 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 REP, यहां से तो आएगा नहीं। आगे देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 4 लेटर से स्टार्टिंग है, 4 लेटर से आंसर नहीं आएगा। आगे देखो इसमें E यानी 5 पर आता है और 5 के बाद 19 आता है। इसमें E आता है 5 और 5 के बाद 19 आता है। और इसमें
ई आता है 5 और 5 के बाद 19, और इसमें आई आता है 9 और उसके बाद 19। अब देखो सबसे लास्ट में 9 वाली चीज आएगी, क्योंकि बाकी में सेकंड लेटर क्या है, 5 5 है। अब 9 वाली आएगी तो सीधी सी बात है चौथे नंबर पे चौथा ही आएगा। चौथे नंबर पे चौथा अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में है। चौथे नंबर पे देखा जाए चौथा तो एक ही ऑप्शन में, तो बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अल्फाबेट आप अरेंज कर सकते हो। एक ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है कि 11 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप होती है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये एक्सेप्शन होता है कि 12 घंटे में 12 घंटे में घड़ी तो थोड़ी ऊपर नीचे बना दी, लेकिन याद रखना हर 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होती है। लेकिन एक अपवाद है, 11 से 1 के बीच केवल एक बार ओवरलैप होती है, वो होती है 12 बजे। यानी 11 से 12 के बीच में भी ओवरलैप नहीं होती और 12 से 1 के बीच भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। क्लास में अच्छे से इन चीजों को समझाया है, तो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 बजे। क्लियर है बात। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।